तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नन अदर दैन हम सब की प्यारी, हम सब की ख़ास एक अदाकारा जिन्हें हम सब टेलीविज़न पर, OTT पर, मोबाइल पे देखते रहते हैं, उनकी अदाकारी को समझते रहते हैं। शीना चौहान साहिबा को मैं आवाज़ दे रहा हूँ ज़ोरदार तालियों के साथ। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी। प्लीज़ मैम तशरीफ़ लाएँ। ज़ोरदार तालियों के साथ मैं लगातार आप पर बात कर रहा हूँ और मुझे ये बड़ी खुशी होती है ये जानकर, ये एहसास कि मैं एक ज़माने तक आपका पड़ोसी रहा। मनु ऋषि चड्ढा साहब को हम सब जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत अच्छे स्टोरी टेलर, बहुत अच्छे अदाकार और बहुत अच्छे व्यक्तित्व और शख्सियत के मालिक। मैं अब आवाज़ देने वाला हूँ, हमारे साथ हैं कीर्ति कुल्हारी साहिबा। ज़ोरदार तालियों के साथ अब एक बहुत खूबसूरत तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। तो मैं सूरज को चिराग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और हमारे साथ लगे में तो दीपक डोबरियाल साहब को हम सब जानते हैं। आज से नहीं, जाहिर है कि कोई एक फिल्म नहीं है, बेशुमार फिल्में हैं दीपक साहब की और हम सेलिब्रेट करते रहें आप सबको। आइए अब मैं निरुपमा कोतरू साहिबा जो एक बड़ी IRS ऑफिसर हैं और अभी हाल में ही एक किताब आपकी मंजर आम पर आई है, उसका विमोचन हुआ है फिल्मों के ताल्लुक़ से। और दूरदर्शन का एरा हो, फिल्मी दुनिया हो, वहाँ की गॉसिप्स हो, वहाँ की गुफ्तगू हो, बातचीत हो, मतलब अच्छी वाली गॉसिप्स भी तो जाहिर है कि हमारी राइटिंग में एक नूर पैदा करती हैं। निरुपमा कोतरू साहिबा का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। जब वो गुफ्तगू करेंगी आप जानेंगे। और हमारे साथ प्रियंका जोधावत साहिबा जो एक बड़ी IRS ऑफिसर हैं और लिटरेचर, कल्चर, म्यूज़िक से बहुत मोहब्बत करती हैं। आप बातचीत करेंगी, आप सबसे बातचीत बहुत दिलचस्प होने वाली है। प्रियंका जी के लिए भी ज़ोरदार तालियां, उनका स्वागत कीजिए। बहरहाल अब बहुत सारी गुफ्तगू और ये तमाम बहुत ख़ास लोग जिनको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, जश्न अदब को याद रखते हुए। नमस्कार आप सभी को। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। रूपांतर, ये जो हमारा सेगमेंट है, सेशन है, और इसके थ्रू हम जो बात करने वाले हैं द शिफ्टिंग फॉर्म्स ऑफ सिनेमा, OTT एंड थिएटर। मैं अगर अपने अनुभव से बोलूँ तो मैं इसको रखूँगी थिएटर, सिनेमा एंड OTT। तो ये तीन माध्यम ऐसे हैं जो कि इनका अडेप्शन हुआ है, समायोजन कह सकते हो उसको, और एवोल्यूशन हुआ है। और यहाँ से मैं बात की शुरुआत करूँगी क्योंकि हमारे बीच सभी जो भी महानुभाव बैठे हुए, आप सब लोग उनको अच्छे से जानते हैं, परिचय भी अच्छा खासा हो गया। मेरा मानना इनका परिचय जो जहाँ पे दिया गया उससे बहुत ज़्यादा परिचय हम, आप और हम इनको सिनेमा माध्यम में, जिस भी माध्यम में देखते हैं, हम इनका परिचय इनसे भी ज़्यादा जानते हैं। तो मैं चाहूँगी आप सब लोगों के लिए एक बार क्लैप हो जाए, आप सबका स्वागत हो। मेरा क्विक क्वेश्चन रहेगा, शायद हम दीपक आपसे ही शुरू कर देते, 1 2 3 4, मतलब जस्ट इसके बारे में, ये जो शिफ्टिंग फॉर्म्स ऑफ सिनेमा है, सिनेमा, OTT एंड थिएटर है, इसके बारे में ये जो एक यात्रा कह सकते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये तो पहले कीर्ति से पूछिए। मतलब क्या बोलूं यार, मतलब मेरे लिए तो सारी विदाई एक जैसी है। जब थिएटर करता था तो पूरी शिद्दत से करते थे बिना पैसे के, है ना, कि सिर्फ जो रचना होती थी, क्रिएटिविटी होती थी और परफॉर्मेंस होती थी, वो होती थी कि जो ऑडियंस डिपेंड होती थी, उसमें लाइव होता था। अब सिनेमा में आ गए हैं तो सिनेमा में चलता हुआ कैमरे से शुरुआत हुई थी, जो कैमरा रोल होता था तो वो हमारी एनर्जी होता था, थिएटर में पब्लिक होती थी। OTT पे क्या है कि OTT मतलब किसी भी आर्टिस्ट के लिए, एक्टर के लिए, जो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा पैरामीटर है, मतलब अपने क्राफ्ट को चेक करने का। क्योंकि OTT में क्या है कि एक ऑडियंस जो है वो एक ऑटो वाला है जो अपने मोबाइल पे देख रहा है, एक बंदा है जो कोई स्टूडेंट है अकेला अपने लैपटॉप पे देख रहा है। अब अगर आपके आर्ट में वो
कुव्वत है जो उसे बांधे रखे, या आपकी उसमें जो बारीकियां हैं आपके आर्ट में, तो वो एकदम एंगेज रहेगा, है ना। पब्लिक सिनेमा हॉल में क्या होता है कि बड़ी छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस पे भी लोगों को जब पसंद आ जाता है कोई एक्टर तो वो लाडला बन जाता है, तो एक साथ पूरा हॉल जो है वो जम के तालियां और सीटियां बजाने लगता है। लेकिन ओटीटी पे ऐसा नहीं है। ओटीटी का अलग है कि एक अकेले आदमी को भी आप इंगेज कर सकते हो। थिएटर में क्या है कि एनर्जी होती थी, आप सारा पूरा एक टीम वर्क होता था, है ना। कोई अगर एक फंबल करता है तो 2 एक्टर उसे संभाल लेते थे। तो अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों की ही शफलिंग भी चलती रहती है। कई बार मैं जब सिनेमा करता हूँ तो थिएटर की कुछ परफॉर्मेंसेस को याद करता हूँ, यार उस मोमेंट पे ऐसा हुआ था। तो जितना थिएटर में सीखा हुआ था वो आज भी काम आ रहा है। यार वहाँ पे वो चीज़ मिस हो गई थी एक बार, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे पूरी शिद्दत से महसूस करता हूँ। तो मेरे लिए तो तीनों एक जैसे ही हैं। Good afternoon, everyone. ज़्यादा तो नहीं है? Everyone's okay with the sound? Yeah. Good afternoon, everyone. Theatre, cinema, OTT. मेरी शुरुआत मैं ये बिल्कुल समझती हूँ कि जो मेरी शुरुआत है, जो मैं जहाँ से मैंने अपना क्राफ्ट का बेस बनाया है और उसको स्ट्रेंथन किया है ओवर द इयर्स, मेरे शुरुआती सालों में वो थिएटर रहा है। और मैंने शुरुआत एड्स वगैरह से की थी, लेकिन मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ था। तो हमेशा एक मन में था कि कहाँ मैं सीख सकती हूँ, बिकॉज़ मैं किसी एक्टिंग स्कूल नहीं गई थी। मैंने ड्यूरिंग माई स्कूल एंड कॉलेज मेरा ऐसा कोई उससे ताल्लुक़ नहीं रहा। तो जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा तब थिएटर वॉज वन थिंग जो मुझे लगा कि यार मैं यहाँ कुछ सीख सकती हूँ। तो शुरुआत उससे हुई और एक 3-4 साल मैंने अलॉन्ग विद द अदर कमर्शियल वर्क आई वाज डूइंग मैंने बहुत दिल लगाकर प्लेस किए, क्योंकि मुझे सीखने की बहुत भूख थी। एंड जैसा दीपक ने कहा, पैसों का कोई अट्रैक्शन नहीं होता था क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं था आपको। सो इट वाज प्योरली अ मैटर ऑफ आपको सीखना है, राइट। एंड एक्टिंग के बारे में एक बहुत सिंपल चीज़ कही जाती है कि एक्टिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता पर आप सीख सकते हैं, विच बेसिकली मीन्स दैट अगर आप में वो चाह है, अगर आप में वो भूख है, अगर आप में वो समझ है, तो आप एक्टिंग कहीं से भी सीख सकते हैं, बहुत तरीक़ों से सीख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि जब मैंने एंटर किया 2007 में, तब टीवी होता था, टेलीविज़न होता था और सिनेमा होता था, थिएट्रिकल फिल्म्स होती थी। तो समहाउ थिएटर, टीवी मेरे लिए कभी एक ऑप्शन नहीं था। मैं आई कुडंट सी माई सेल्फ बीइंग ऑन टेलीविज़न एंड डूइंग टेलीविज़न। तो मेरा यही था कि सीख के मैं सिनेमा करूँगी एंड फिल्मों में काम करूँगी। तो ऐसा भी अक्सर होता है कि लोग थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएशन होता है। what changes mostly is क्योंकि आपकी लाइव ऑडियंस है, तो बहुत चीज़ें आपके एक्शंस, आपके ये सब बहुत बड़े हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव टू रीच अ लाइव ऑडियंस। सिनेमा में आपको वही चीज़ कंट्रोल करते 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 इवेंचुअली जहाँ तक मेरा मानना है कि अच्छी एक्टिंग मेरे लिए क्या होती है, मैं और दीपक वही बात कर रहे थे कि जब इमेजिन जब आप थिएटर में ऐसे खुल के ऐसे बड़े बड़े उसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, आपको उसको इतना अंदर लाकर इंटरनलाइज करके आपकी आंखों में आना चाहिए वो। अगर आंखों में आपके किसी कोई इमोशन दिख जाता है एक एक्टर परफॉर्म करता हुआ, तो मेरे लिए सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े दर्जे की एक्टिंग वो है। ये जो शिफ्ट था फ्रॉम थिएटर टू फिल्म मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगा। आई समहाउ थिएटर हेल्प मी कम्प्लीटली लेट गो, आप एकदम खुल जाते हैं। थिएटर आपको वो मौका देता है कि आप बिल्कुल खुल जाते हैं। और उसके बाद सिनेमा में कैमरा के लिए शिफ्ट करना मेरे लिए वो जो
शिफ्टिंग था, वो जो एक ट्रांजिशन था, वो मेरे लिए पर्सनली आसान रहा। फिल्मों में जिस वक्त में मैं थी, काम मिलना वॉज नॉट द ईजीएस्ट, एंड मुझे लगता था कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझ में वो बात है, मैं अपने क्राफ्ट पे बहुत काम करती थी। एंड बट स्लोली क्योंकि आपके पास मौके नहीं आ रहे थे, तो आप you sort of start losing hope in a way, and then OTT happened. So OTT पे मेरा पहला शो FOMO Shots जब मुझे ऑफर हुआ। Now as a medium from film to OTT, in terms of the way you shoot, in terms of the at least the way the shooting pattern is, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क किस में है? आपके पास 2 घंटे की फिल्म है वर्सेस आपके पास 4 या 5 घंटे का कंटेंट है, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आप what is it, what you have to firstly write characters in a way। तो अगर आप नोटिस करेंगे, फिल्मों से ज़्यादा आपको OTTs में जब किसी ने किसी शो में किरदार प्ले किया है, आपको शो से ज़्यादा वो किरदार से आप कनेक्ट करें, राइट? इतनी लंबी जो राइटिंग होती है, इतनी डिटेल्ड राइटिंग जो होती है, आपको एज अ पर्सन, एज एन ऑडियंस वो मौका देती है कि आप एज अ पर्सन इस किरदार से कनेक्ट कर पाएँ। एंड आई थिंक फॉर मी पर्सनली एज एन एक्टर, मेरे लिए बहुत ही आई थिंक आज मैं हूँ आप सबके सामने, दैट आई वुड रियली लाइक टू ओ ऑल ऑफ दैट टू OTT, क्योंकि OTT के बाद FOMO Shots हो, क्रिमिनल जस्टिस हो, ह्यूमन हो, कुछ फिल्में हो, उन्होंने मुझे फाइनली वो प्लेटफॉर्म दिया, वो मौका दिया कि जो मैं कर सकती हूँ एज एन एक्टर, उसको मैं पूरी तरह से कर पाई, विच आई फेल्ट वेरी। मुझे फिल्मों के टाइम पे वो बहुत ऐसे लिमिटेड लगता था, ना आई वाज लाइक कम ऑन मैन, गिव मी मोर, आई कैन डू मोर। OTT से मुझे वो मोर मिला, एंड मैं वो दिखा पाई। तो या आई मीन yeah, of course, please carry on. So I'm just saying that acting wise अलग-अलग mediums हैं, लेकिन यार acting is so internal कि आपको अंदर जाकर वो करना ही पड़ेगा, no matter आप स्टेज पे हैं या आप कैमरे के सामने हैं। Thank you. Your journey is very inspiring. I mean, all of us. बट मेरी जो जर्नी रही है वो थिएटर से, फाउंडेशन मेरा मुझे थिएटर से मिला। तो अस्मिता अरविंद गौर जी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो थिएटर से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और थिएटर में ही मैंने जो भी सीखा, क्राफ्ट, क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, कमिटमेंट टू क्रिएटिंग एंड रिसर्चिंग कैरेक्टर्स, more importantly the discipline and the professionalism of the business of acting, and most importantly the collaboration जो आपको एक डायरेक्टर के साथ काम करके और आपके टीम मेट्स के साथ में जब आप काम करते हो, तो ये चीज़ें मुझे थिएटर से मिली। उसके बाद मेरी पहली फिल्म साउथ में थी मामूटी के साथ। आई वर्कड एंड आई वर्क वेरी हार्ड फॉर 5 years in theatre, and it was in Delhi with Asmita and Arvind Gaur, and after that I did my first film with Mammootty, with a 7-time national award winning director Jayaraj, and then I did 2 films of Buddhadev Dasgupta। तो फिर सिनेमा में मैं वहाँ से थिएटर से सिनेमा में आई, where I was playing in Rabindranath Tagore's film, so बंगाली सिनेमा की मैं कलकत्ता से भी थी। फिर वहाँ से इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट फिल्म्स, इंग्लिश, बंगाली, एंड स्टोरी जो नेटफ्लिक्स पे भी थी, मुस्तफा सरवार फारूकी, वो भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म्स की जर्नी रही मेरी। और फिर OTT में बहुत कम काम किया मैंने, फेम गेम एंड ट्रायल, फेम गेम विद माधुरी दीक्षित एंड ट्रायल विद काजोल, बहुत ही छोटा मेरा एक OTT का स्पेस रहा। एंड देन फाइनली आफ्टर वर्किंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन सिनेमा एंड वर्किंग इन थिएटर, फ्रॉम दैट टू इंडिपेंडेंट फिल्म्स एंड वर्किंग इन बंगाली, मलयालम, तेलुगु, मेरी पहली हिंदी फिल्म 4 months ago, संत तुकाराम, बॉलीवुड कहो या फिर हिंदी कहो, जो भी कहो, अवली जीजाबाई का रोल, विच रिलीज इन सिनेमाज ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो थैंक यू। सो दिस जर्नी फॉर मी, अभी मेरी नेक्स्ट पैन इंडिया साउथ फिल्म आ रही है, मलयालम, तेलुगु, तमिल, 5 लैंग्वेजेस में। सो माई जर्नी स्टार्टेड विद स्ट्रीट थिएटर। सो ये कह सकते हैं कि फ्रॉम स्ट्रीट थिएटर टू my films playing in theaters all across the streets,
बट द कॉन्स्टेंट थिंग ऑलवेज वॉज ऑफ क्रिएटिंग कैरेक्टर्स. जब हम स्ट्रीट थिएटर करते थे अस्मिता में, तब भी हम कैरेक्टर्स क्रिएट करते थे, और आज भी बस वो सिनेमा में है और वो हम स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे. सो दैट इज द ओनली कॉन्स्टेंट चेंज, एंड दैट इज माई जर्नी. थिएटर, सिनेमा और ओटीटी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक T20 है और एक 50 ओवर्स का है और एक टेस्ट मैच है. थिएटर मेरे लिए हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस रहा. मन में जब इच्छा हुई, चाह हुई कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं थिएटर करने गया, सीखने गया, और बिल्कुल रॉ, बिल्कुल जीरो. उससे पहले आर्ट के प्रति मतलब कुछ भी नहीं था. एक दुकानदार का बेटा हूँ मैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि इस फील्ड में मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता. लेकिन वहाँ भी थिएटर के प्रति मैं कुछ 80% जो था ऑनेस्ट था. खूब गलतियाँ की, सीखा. 20% मेरा मन था कि मैं फटाफट बॉम्बे पहुंचूं और अपने ख्वाब को पूरा करूं. तो सिनेमा फॉर मी वाज कि अब यहाँ ख्वाब पूरा किया जाएगा. लेकिन खूब काम करने के बाद ये पता चला कि यहाँ एक हिट चाहिए होती है, एक बड़ा बैनर चाहिए होता है. लेकिन मुझे हमेशा नए डायरेक्टर और छोटी बजट की फिल्मों में काम मिला. और मतलब मैं थोड़ी तारीफ कर देता हूँ. मुझे मेरे कई दोस्तों ने कहा कि छोटी फिल्मों में तुम दिलीप कुमार हो. अब यहाँ पैसे नहीं मिलते थे. अचानक जबरदस्ती थोप दिया गया कि मोबाइल फोन खरीदो, उसके अंदर ओटीटी देखो. अमेज़न आया, नेटफ्लिक्स आया, पीछे पीछे जी भी आ गया, और तमाम जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जबरदस्ती आपके घर तक पहुंचने लगे. दोबारा बोलूं सर? तो ओटीटी तो ये है कि जबरदस्ती आपको बोला जाता है, आदत डाली जाती है, नशा करवाया जाता है बिल्कुल, कि आप कभी भी खाली बैठे हो, आप कुछ ना कुछ देखते रहिए. और ओटीटी से लेकिन एक काम कमाल का हुआ. बहुत से एक्टर्स को पहचाना गया, उन्हें काम मिलना शुरू हुआ. दूसरा, जो राइटर्स थे उनको भी एक तरीके का जो भी उन्हें दिल से कहना था, जो किसी फॉर्मेट का पर डिपेंडेंट नहीं था, वो भी आगे हुआ. और सबसे कमाल की चीज ये हुई कि फीमेल कैरेक्टर्स जो हमेशा एक ही ढर्रे में बनाए जाते थे फिल्मों में स्पेशली, उनको इतना बढ़ावा मिला कि आज आप देखें कमाल की ऐसी वेब सीरीज हैं जिसमें पहले क्या होता था कि लड़की को एक पुण्य पवित्र बनाया जाता था कि लड़की तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती, है ना. अब उनको सही और गलत का एक आनंद मिल गया. उनको कैरेक्टर्स की रेंज मिल गई. उनके लिए लिखाई स्पेशली लोगों ने करनी शुरू कर दी, चाहे वो फीमेल राइटर्स हों चाहे वो मेल राइटर्स हों. लड़की के कैरेक्टर को एक नई दिशा देने के लिए भी ओटीटी बहुत रहा. तो कहीं ना कहीं ऑडियंस की ग्रोथ के साथ तीनों मीडियम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी हमें खुशी है. और ओटीटी खूब काम देता रहे, हम लोगों में की नज़रों में रहे, उनके फ़ोन पर, उनके लैपटॉप पर. एक चीज़ थी जो आप सह परिवार फिल्में देखने जाते थे, है ना. अब ओटीटी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल स्पोर्ट हो गया बहुत ही. आप अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, आपके बच्चे अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, आपकी बीवी अपने लैपटॉप पर है. तो ये एक इंडिविजुअल चीज़ हो गई है. तो सबके पास अपना अपना ओटीटी का टेस्ट है. सो ऑडियंस इज ग्रोइंग, विच आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑडियंस, actors, performers, makers, they are also growing, and platforms are also, though they are changing, but they are growing, which is a good thing. Thank you. So, इसके बहुत सारे पहलू हैं. अगर हम डिस्कस करना शुरू करें तो पूरी शाम हो जाएगी. बट इन शॉर्ट, इफ़ यू लुक एट इट दिस वे, थिएटर तो बिल्कुल ही अलग है. थिएटर सबका बाप है एक तरह से माना जाए, क्योंकि थिएटर इज़ लाइक सेंचुरीज ओल्ड. मतलब नाट्य शास्त्र और भारत मुनि के समय आप सोचिए, और हमारी फोक ट्रेडिशंस कितनी स्ट्रांग है. यक्षगान हो, रामलीला हो, जात्रा हो, तो थिएटर तो हमेशा रहेगा. मगर मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स जब सीखते हैं तो उन्हें बोला जाता है मास मीडियम होता है प्रिंट, सिनेमा और टीवी. जो हम भूल गए, टीवी का हमने जिक्र नहीं किया. पहले टेलीविज़न आया था इंडिया में. तो सिनेमा अगर आप देखें 100 साल से ही थोड़ा ज़्यादा उसकी लाइफ है इंडिया में, 112 साल करीब हुए हैं. तो इट्स स्टिल अ न्यू मीडियम. इट इज़ स्टिल ग्रोइंग, इवॉल्विंग विद टाइम. कंटेंट चेंज होता जा रहा है ऑडियंस के टेस्ट के साथ साथ. हाँ, ये है कि ओटीटी तो बहुत ही रीसेंट फिनोमेना है. मैं समझूँ कि
2016 में एंट्री हुई थी नेटफ्लिक्स वगैरह की इंडिया में, उस वक्त बहुत बहस भी हुई थी। मुझे याद है कान फिल्म फेस्टिवल में मनु भाई जब ये एक फिल्म एंट्री किसी ने की थी अपनी फिल्म की, नेटफ्लिक्स पे आई थी, तो कैन ने रिफ्यूज़ कर दी, बोला दिस इज़ नॉट ट्रू सिनेमा। ये तब हुआ था। Later now they of course accept and they are awarding films which are made originally for Netflix and Amazon. तब नहीं मान रहे थे, तो थोड़ा समय लगा सबको मानने में कि भाई OTT के लिए जो ओरिजिनल फिल्म बनती है वो भी फिल्म है, क्योंकि सिनेमा तो सिनेमा है, कंटेंट वही है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है। अब जैसे दीपक स्टार्टेड बाय सेइंग ना, कैमरास का ही देख लीजिए, पहले आप सेलुलॉइड पे शूट करते थे तो कैमरास भी उस तरह के थे और भारी इक्विपमेंट, बहुत डिफ़िकल्ट होता था जूम करने के लिए। आई थिंक ट्रॉली शॉट्स ही होते थे ना तब, डिजिटल जूम तो नहीं हो पाता था। अब कैमरास भी हल्के हो गए, आप डिजिटली शूट कर रहे हो, एक तरह से एक्सपेंस नीचे हो गया, तो एक तरह से डेमोक्रेटाइज हो जाता है मीडियम जब चीज़ें शिफ्ट होती हैं डिजिटल की तरफ। तो और आप डिजिटली शूट करो तो सस्ता पड़ता है, बिकॉज रील बड़ी महंगी होती थी सेलुलॉइड की। हमें याद है सत्यजीत रे शूट कर रहे थे कंचनजंगा, उनकी रील खत्म, सेलुलॉइड ख़त्म हो गया था, तो शमी कपूर हेल्प्ड हिम एट दैट टाइम। वो ब्रह्मचारी की शूटिंग कर रहे थे पास में, एंड ही सेंट सम सेलुलॉइड टू सत्यजीत रे। तो ऐसी क्राइसिस होती थी बिकॉज दीज फिल्म मेकर्स वर नॉट एबल टू अफोर्ड सेलुलॉइड। अब वो बात नहीं है, अब तो डिजिटल आप जितना मर्जी शूट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीडियम तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। दूरदर्शन में भी पहले अगर आप याद करें तो फिल्म ही कंटेंट सबसे स्ट्रांग होता था। हम सब वेट करते थे चित्रहार हो, वेंसडे को, और संडे फिल्म हो। तो फिल्म्स तो बहुत ही पॉपुलर हमेशा से रही हैं इंडिया में, कंटेंट चेंज होता रहता है। OTT ने क्या किया है कि जैसा मनु कह रहे थे, एक तो हमें आदत डाल दी, वो अलग बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सीरीज़, वेब सीरीज़ जैसा TV सीरीज़ होती थी, वो आराम से अपने सहूलियत से देख सकते हैं। जैसे रामायण है, इट इज़ मेड फॉर टेलीविज़न, तो वेब सीरीज़ में भी रामायण महाभारत, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरीज़ हैं उस पर, तो एक फिल्म में वो कैप्चर नहीं हो सकता है, मतलब इट विल नॉट डू जस्टिस। ये एपिक्स हैं दोनों, बहुत बड़े एपिक्स हैं। तो अगर आप रामायण बनाते हैं फिल्म तो उसमें बहुत कुछ बाहर रह जाएगा, तो उसके लिए इट इज़ टेलर मेड। और अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग सब, पूरी दुनिया बहुत ही ख़राब दौर से गुजरी थी कोविड के टाइम। तो कोविड में तो 2-3 साल सभी, मतलब पूरे वर्ल्ड ओवर बहुत नुकसान हुआ क्रिएटिव इंडस्ट्री का। फिल्म्स वर पार्ट ऑफ दैट। लोगों ने थिएटर जाना बंद कर दिया, सब घबराते थे नेचुरली, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा था कोरोना। तो उस वक्त OTT ने पकड़ ली, मतलब मजबूत हो गई पकड़ OTT, क्योंकि अपने आप वो सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ता था ना, तो सब लोग शिफ्ट हो गए। तो उस वक्त मजबूरी में हम सब ने, पर फ़ायदा एक देखिए कि OTT की अब लाइब्रेरीज इतनी अच्छी हो गई हैं कि मैंने तो मतलब मलयालम फिल्में पहली बार अपनी लाइफ में बहुत सारी देख ली एट वन गो, क्योंकि डब इनकी सबटाइटल्स बहुत अच्छे आ गए अब। दैट्स अ बिग बून। हम जैसे लोगों को जो डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे मुझे बंगाली नहीं आती, मलयालम नहीं आती, तमिल नहीं आती, तो मेरे लिए तो बहुत ही सहूलियत हो गई, बिकॉज नाउ आई गेट वेरी गुड सबटाइटल्स इन इंग्लिश। तो OTT एक तरह का बून भी है, बट देन इट इज़ अ बेन, एज अगेन मनु वेरी राइटली सेड, हम सब बड़े इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं। आप कोई एक्टर बता रहे थे कल कि उनकी बेटी ने कहा एवरीथिंग हैज़ टू बी 4/6 एस्पेक्ट रेशियो, इंस्टाग्रामेबल होना चाहिए, तो हर चीज़ वर्टिकल। तो सब लोग सनसेट भी देख रहे हैं तो ऐसे देख रहे हैं, विच इज़ अ शेम, बिकॉज एक्चुअली आप भूल गए हैं पैनोरामिक व्यू जो हम लोग लेते थे ना, पुराने कैमराज से भी हम लोग पूरा पैनोरामा देखते थे, अब हर कोई ऐसे देख रहा है। दैट इज़ रियली सैड। और काफ़ी उंगली को ऐसे पकड़ के रखा जी हुआ जी है, जी बिल्कुल अभी ऐसे चलने लगेगी। हाँ, तो दैट इज़ रियली सैड, वो नहीं होना चाहिए। और काफ़ी फिल्में भी जो आ रही हैं OTT पे, कईयों का एस्पेक्ट रेशियो बहुत ख़राब होता है। मेरे काफ़ी फिल्म राइटर फ्रेंड्स बताते हैं, अगर आप ओरिजिनल फिल्म देखेंगे ना, उसमें ऐसे कट के आ जाती है, विच इज़ वेरी सैड। जितनी मेहनत है उसमें प्रोडक्शन वालों ने की थी और डायरेक्टर ने, वो सब कट जाता है आपको। हमने एक सीन ऐसे ही हम कंपेयर कर रहे थे, अमर अकबर एंथनी का एक फ्रेम था, तो आधा कट गया था, सो दैट इज़ सैड। तो बट इट्स एन इवॉल्विंग मीडियम, फ़ायदा भी हुआ है, काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक्टर्स कैन टेल यू बेटर, मतलब आप देखिए ना, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी जैसे, अब नाउ दे आर सुपरस्टार्स ऑफ OTT। तो ये पहले कंसीवेबल नहीं था, जो हमारे NSD के बेचारे हो सकता है। आई विल गिव यू माय माइक।
ये जो टॉपिक है, मुझे लगता है आप सब मेरी बात से सहमत होंगे कि इस बात पे एक व्याख्यान माला अलग से हो जानी चाहिए। ये बहुत गलत सवाल पूछ लिया आपने। हाँ, मतलब मुझे लगा था शॉर्ट में सब बोल देंगे और आपने बहुत सारे मेरे सवालों के जवाब ऑलरेडी दे दिए। हाँ, तो उन्होंने 1 घंटा बांधा हुआ है, पर प्लस आपकी बात करती हूँ, आप इसे शुरुआत करती हूँ। मनु ऋषि चड्ढा, ठीक है, जैसे इस सेगमेंट का टाइटल है सिनेमा, थिएटर और OTT, वैसे ही आपका नाम है, और बोलते हैं ना प्यार, इश्क और मोहब्बत, तो उसी तरह का है। और फिर आपके साथ में एक और चीज़ है कि आप एक्टर भी है, लिरिसिस्ट भी है, और आप एक राइटर भी है। तो एक क्विक सा सवाल है, प्लीज़ क्विक, है ना, अदरवाइज़ ये रंजीत सिंह जी कहाँ पे, वो मुझे अगली बार बुलाएंगे नहीं कि आपने मेरा क्विक सा सवाल है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं आप में, तो आपके लिए कौन सा, माँ के सब अच्छे बराबर होते हैं, पर फिर भी इन 3 आपकी जो विधाएं हैं आपके अंदर, उनमें से सबसे अच्छा आपको सेटिस्फाइंग क्या लगता है करके? कोई बच्चे अच्छे नहीं हैं, ये थिएटर जो है हमारी बीवी है, और ये बाकी दोनों जो हैं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं। कोई ये बच्चे नहीं है। हमारे ये ग्रे बाल जो हुए हैं मैडम, आपको बताएं, हमने ये कंटिन्यूटी में रखे हुए हैं। तो मुझे हमेशा से सीखने का बहुत शौक़ रहा है, मैं स्लो भी हूँ सीखने में, तो और मुझ में एक एनर्जी रहती है कि यार तुम ऑलरेडी स्लो हो तो तुम और सीखो। तो सीखने का जो एक कीड़ा आपको काटता है ना, वो मुझे थिएटर में ही महसूस हुआ, और पूर्ण रूप से आप सीख नहीं पा रहे हैं। फिर आप सिनेमा में आ गए हैं, तब भी आप सीख रहे हैं। तो जो सीखने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, उसकी वजह से थिएटर मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब रहा है। सिनेमा में मुझे फेम चाहिए था, पॉपुलैरिटी चाहिए थी, काम करने के बाद भी सब PR पे डिपेंडेंट है, तो उसको भी मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। OTT में ये है कि पहचान तो बन रही है, पर अचानक कुछ हो गया इन लोगों को, इन्होंने पैसे देने कम कर दिए हैं। तो थिएटर हमेशा रहेगा। मैं बहुत सालों के बाद दोबारा मंच पे आना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों ने कुछ हिम्मत भी दी, और मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त दीपक जो साथ ही बैठा है, इसी ने मेरी राइटिंग भी शुरू कराई थी कि चड्ढा जो तू बोलता है मुंह से, बस ऐसा कर मुंह पे तू पेन लगा ले। तो जो मैं बोलता था वो मैं लिखने लगा, तो कहीं ना कहीं मैं दिवाकर तक पहुंचा और ये सब हुआ। तो थिएटर इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आई वुड से। हमें एक से ही काम चलाना होगा। नहीं, आई थिंक अभी काम कर रहे हैं, कोशिश तो मनु जी से बात हो गई है, और इन्होंने जैसे बता दिया इनका एसोसिएशन या इनकी जो फ्रेंडशिप बता दी है जो दीपक जी से है। तो पहले मैं बात आपकी छोटी सी यही करूँगी कि जो मिर्ज़ापुर सीरीज़ जो आई थी, जो मूवी थी, उसमें वो एक मेरा मानना है कि पाथ ब्रेकिंग सिनेमा था। वहाँ पे एक अलग से, जिस तरह से शोले हुआ करता था, उसी तरह से एक धमाका आया था, बड़ा नाम हुआ था, आप सब लोग उससे सहमत होंगे। तो ये आइकॉनिक स्टेटस जो आपका उभरा था, तो उसके लिए आपको, वहाँ से शुरुआत है, उसके लिए आपको बधाई हो। लेकिन मैं बात शोले पे ला रही हूँ। शोले पे ला के जब हम जय से बात कर रहे हैं, तो आगे किन से बात बनती है? तो वीरू, आपसे मैं इस चीज़ को बात करना चाहूँगी कि आपने जो एक चीज़ बताई, यहाँ पे एसोसिएशन 3 लोग बैठे हुए, अरविंद गौड़ जी, जो इनके साथ कल का सेशन भी है। तो अरविंद गौड़ जी के आप सभी शिष्य रहे हुए, उनकी स्कूल में आप लोग रहे हैं। आपके बारे में दीपक जी अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे याद करूँगी शॉर्ट में असरानी जी को। अभी हमने 1 हफ्ते पहले उनको खोया है, तो मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए यहीं पे बात शुरू करनी चाहूँगी। जैसे शोले, असरानी जी का परिचय यही है कि अरे शोले के असरानी जी, जबकि बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में हुई थी। आपका जो वर्क है सारा, जो भी आपने काम किया है, कहीं ना कहीं पे अगर हम तनु वेट्स मनु सीरीज़ मतलब वो देखते हैं, फिर आपकी चाहे हिंदी इंग्लिश मीडियम देखते हैं, प्रेम रतन धन पायो, तो वो जो हीरो के साथ में इतना अच्छा सा जो उनका फ्रेंड होता है, दोस्ती पे ही बात करूँगी, तो उन सब चीज़ों को लेके क्या आपको लगता है थोड़े से आप टाइप्ड है या कर दिया गया? क्योंकि ये मैं OTT सिनेमा और उस पर बात कर रही हूँ। आप कोई टाइप नहीं है, कोई टाइप नहीं। अभी मैंने सेक्टर 36 की, वो आपने देखी नहीं देखी? सेक्टर 36 यस, वो एक फिल्म है, वो अलग रोल है,
मैंने अभी सन ऑफ सरदार किया, वो अलग रोल है। अब देखो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मेरे पे पूरी फिल्म नहीं निकाल सकते किसी पे भी, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना जो बहुत सारी हैं जहाँ पे मुझे पता है कि मैं किस किस लेयरिंग पे काम कर रहा हूँ, किस किस तरह से मैं ग्रो कर रहा हूँ, वो किसी को नहीं दिख रहा। वो शायद बाद में आने वाली जो जनरेशन है जिसे हम जेन जी बोल रहे हैं अभी, वो बताएंगे कि ये आदमी क्या कर रहा था। मैं तो वहाँ तक देख रहा हूँ। मुझे तो बहुत सारे बोलते हैं ये वक्त से आगे की एक्टिंग कर रहा है, जो भी है मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, लेकिन जो तारीफ़ें हैं हर तरह के वो मैंने सेफ में रखी हुई हैं। जब डिप्रेशन होता तब एक तारीफ़ निकालता हूँ कि बच्चन साहब ने क्या बोला था, अरे वाह वाह, ये अब यूज़ करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब वो उसने क्या बोला था, या नसीर साहब ने क्या बोला था, पीयूष भाई ने क्या बोला था, तब वो तारीफ़ें निकालता हूँ। तो क्योंकि मुझे उन तारीफ़ों की जो अभी मैं काम कर रहा हूँ उसमें ज़रूरत ही नहीं है किसी तारीफ़ की, क्योंकि मैं और मेरा काम, हम दोनों एक दूसरे के साक्षी हैं। मेरा काम मुझे बता देता है कि तू यहाँ पे करप्ट हो रहा है, यहाँ पे तू आलसी हो रहा है, यहाँ पे तू उतना सिंसियर नहीं है, वो मुझे बताता रहता है। बट कई बार क्या होता है कि क्योंकि एक पूरा मीडिया का वो है ये माध्यम जहाँ पे बातें ऐसे पहुँचती हैं कि जैसे कि सपोर्टिंग एक्टर या साइड एक्टर, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो सपोर्टिंग एक्टर्स को कैरेक्टर आर्टिस्ट बोल के बोलते हैं। अरे कैरेक्टर आर्टिस्ट है, कैरेक्टर एक्टर है, कैरेक्टर आर्टिस्ट। कैरेक्टर बनना तो स्टार भी चाहता है जो हीरो है, बट उनसे हो नहीं पाता। बनना तो कैरेक्टर ही है। अभिनय की पहली शर्त ही ये है कि आपको कैरेक्टर ही बनना है, ठीक है। तो जो सबसे प्योर चीज़ है कैरेक्टर बनना, कैरेक्टर के पास पहुंचना, मतलब उसके ज़रिए या अपने ज़रिए उसको ढूंढना या उसके ज़रिए खुद को ढूंढना, ठीक है। तो अभिनय की बहुत सारी बारीकियाँ हैं जिन पे काम चल रहा है, जो शायद मैं समझाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला था कि मैंने 1 साल के लिए कोई इंटरव्यू नहीं देना था, लेकिन रंजीत भाई का फ़ोन आया, मैंने कहा ओके, तो मैं आया हूँ। तो 1 साल इंटरव्यू ना देना वो मेरे प्रोसेस का पार्ट है, कि वो मुझे खुद में मंथन करना है, मुझे वो दुनिया के लिए नहीं करना है। तो वो मेरा काम और मेरा विटनेस, वो बहुत सारी ये भी लाइन लगी हुई है कि क्या क्या करना है यार, कैसे करना है, क्या क्या अटकाव है, मेरे कमियां क्या है, किनको सुधारना है, किनको वो करना है। तो रोज़मर्रा का जो हमारा मंथन है या सुधार का जो प्रोसेस है उसमें लगे रहते हैं। साइड ही हो जाए, मतलब जैसे मैं साइड का भी 1-2 बता दूं। साइड कौन होता है? जिसका नाम 4-5वें नंबर पे आता है, या जिसका पता चल गया कि ये हीरो का दोस्त है, अब ये इसकी पूरी फिल्म में मदद ही मदद करेगा। इसकी लाइफ में ना कोई रोमांस हो सकता है, इसकी लाइफ में लड़की नहीं होगी, लड़की हीरो की लाइफ में, इसकी लाइफ में नहीं होगी। इसका क्राइसिस मायने नहीं रखता है, इसका फन मायने रखता है ना। इसका ये है कि गोली पड़ रही है और हीरो के सामने आ गया, ये मायने रखता है। ये सिर्फ सेक्रीफाइस करना है, ठीक है। मतलब जो सपोर्टिंग एक्टर है वो सिर्फ रियल लाइफ में भी और स्क्रीन पे भी सिर्फ सेक्रीफाइस करना है। और मीडिया का भी इतना बड़ा हाथ होता है ना इन सब चीज़ों में। एक कैरेक्टर है, एक एक्टर है। कितनी अच्छी बात बोली है दीपक ने कि हीरो जो होता है उसके साथ में एक कैरेक्टर है, पर हीरो कैरेक्टर नहीं है। हीरो को भी तो कोई कैरेक्टर मिलता ही है, लिखा ही जाता है। अब वो बखूबी ना निभाए, उसके लिए उसको साइड में किसी बड़े अच्छे गंभीर एक्टर की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ कीर्ति बैठी है इसलिए बात बोलूँगा। कुछ 15-20 दिन पहले मुझे एकदम एहसास हुआ कि एक फिल्म आई थी पिंक फिल्म आई। आप फिल्म को देखते हो, उसमें आप 3 लड़कियों का वजनदार किरदार देखते हो। किसी के पास शायद, बिकॉज देयर वाज दिस ओरिएंटल लुकिंग गर्ल, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, व्हाट वाज, एंड्रिया की शायद हिंदी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो उसको साइलेंसेस मिली। द वे शी परफॉर्म्ड, ओ माय गॉड। कीर्ति का आप कैरेक्टर सब जानते हैं उस फिल्म के अंदर क्या था, तापसी का भी क्या था, पर कहीं ना कहीं फिल्म क्या निकल के आई, तापसी की फिल्म में। ऐसा होता नहीं है। ऐसा मीडिया प्रेस जो है वो शायद, पता नहीं, लोग ऐसा कहते तो हैं कि पेड होता है सब कुछ, सब अपने ब्याह पर कितना पीआर करा सकते हैं, और ये सदियों से चलता आ रहा है। और अचानक इस सुंदर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड बोल दिया गया, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द डेरोगेटरी वर्ड आई हैव एवर। जो मुझे नसीर भाई ने एक इंटरव्यू में ये बात बोली और मैं समझ गया कि यार मैं आज के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलूँगा, बॉलीवुड नहीं बोलूँगा। फिर आ गए साइड रोल, समझ रहे हैं आप, साइड रोल आ गए, फिर आ गए आपके साइड किक, फिर उसके बाद ये कहाँ से आ रहे हैं आप, नाम देखो, टर्म देखो इनके, साइड किक, फिर आइटम नंबर। मैं सच्चा डेरोगेटरी थिंग यार।
तो ये तो हमें इंटरव्यूज़ में, सवालों में इनको इस्तेमाल करना ही छोड़ देना चाहिए। जब इनका इस्तेमाल नहीं होगा तो लोग किरदार देखेंगे कि कितनी बखूबी, कितनी ईमानदारी से, कितनी ऑनेस्टी से एक एक्टर ने थिएटर से लेकर यहाँ तक पहुँचकर उसे निभाया है। तो ये थोड़ा सा लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। आपने बात की पिंक, तो पिंक आपसे मैं इस चीज़ को आपने बता दिया जो मेरा सवाल था। कुछ जवाब मिल गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल, उससे आगे ही बढ़ रहे हैं। एक सिंपल से बिल्कुल मेरा सवाल था, और सिर्फ इतनी सी एक लाइन में कि सदी के महानायक जिनको कहते हैं, अमिताभ बच्चन के साथ में आपने पिंक में काम किया, क्योंकि किसी भी जो भी आप एक्टर होती है, उसकी ग्रोथ होती है, उसके बहुत सारे मायने होते हैं। तो वहाँ पे वो आपका किस तरह से आपको मतलब एक एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ काम करके? मैं ये बात, क्योंकि इतने जोश में जो हम वी आर फेंडिंग फॉर आवर सेल्व्स, यार मुझे ना एज एन एक्टर पर्सनली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस मतलब मैं लेकर नहीं पैदा हुई थी। आई हैव रियली वर्कड टूवर्ड्स फीलिंग, जैसे अभी दीपक बोल रहे थे, एक जो प्रोसेस होता है एज एन एक्टर, इतना कुछ हो रहा होता है। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है एक जो आर्टिस्ट होता है, जब वो दुनिया से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से थोड़ा दूर रहकर अपने अंदर अपने साथ रहता है, तो कहीं ज़्यादा काम होता है, राइट? सो एज फार एज मिस्टर बच्चन इज़ कंसर्न्ड, ऑफ कोर्स ही इज़ अ लेजेंड, वी हैव सीन हिम फॉर एवर। मैंने ये बात कही क्योंकि जब पिंक हो रही थी, तब इनिशियली हमें नहीं पता था कि मिस्टर बच्चन इज़ प्लेइंग द लॉयर, तो दिस केम एज अ सरप्राइज टू अस। ये हमें बाद में बताया गया था, एंड हम फिल्म वैसे भी कर रहे थे, कोई भी वो लॉयर बनता, हम तो फिल्म कर रहे थे बिकॉज इट अपील टू मी एज एन एक्टर फॉर वॉट इट इज़। बट जब मिस्टर बच्चन का नाम आया तो ऑफकोर्स यार इट्स लाइक it's a big thing in the whole scenario कि अरे वाह, लाइक अभी फिल्म कहीं और पहुंच जाएगी बिकॉज मिस्टर बच्चन आ रहे हैं, मिस्टर बच्चन इज़ मिस्टर बच्चन। तो जब मैं उनसे मिली और जब हमने साथ में परफॉर्मेंसेस की, जितने भी मेरा काम है उनके साथ में, तो एज एन एक्टर आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, एज एन एक्टर आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो मुझे, फॉर मी व्हेन आई एम सिटिंग अक्रॉस एनीबडी, for me they are that character in that moment. I don't get like oh my god, and I think ये एक्टर को एक संभालना पड़ता है अपने आप को कि वो उनकी जो सामने बैठा है उनकी पर्सोना से ना मतलब अपने आप को भूल जाएं, सो उसका एक चैलेंज होता है। बट आई थिंक आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद दैट। वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली स्ट्रक मी अबाउट मिस्टर बच्चन, उनकी जो भी उम्र रही होगी उस वक्त, पिंक के टाइम पे 2016 में हमने शूट की थी, उनका जो कमिटमेंट था, उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, उनका जो इन्वेस्टमेंट था, जितना वो मेहनत करते थे, जितनी मेहनत करते थे, जितनी रिहर्सल्स करते थे, मुझे लगता है बहुत लोग, अच्छे खासे लोग नहीं करते हैं। The young generation, even the slightly older generation, the industry, I can say because I've been a part of it for some time, ज़्यादातर लोग नहीं मेहनत करते हैं। And to see someone like Mr. Bachchan go for it and be into it and give it his all, I think that's something that I really, really took back from it. आपका राजस्थान से कनेक्शन भी है, और हम अगर सिनेमा, OTT या थिएटर की बात करें तो एक बड़ा नाम है, बड़ा नाम मतलब काम से होता है। जैसे दीपक भाई ने, अभी आपने बोला कि इरफान खान जी, बस। अच्छा, आप मतलब मुझसे उनके बारे में ही बात करेंगे कि इरफान जी के साथ? हाँ, बात ये, मैं बात वहीं पे ला रही, जैसे एक ही चीज़ थी, जैसे आप मान लो कि वो बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को माने। नो, इरफान इज़ ब्यूटीफुल यार। बस वही था कि एक वो सवाल, एक चीज़ आई थी, क्योंकि वो भी जो आप लोगों का जो जर्नी है, उनकी भी वैसी जर्नी है, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, आपको देखते हैं या उनको देखते हैं। तो सवाल नहीं है, बस बात यहीं पे थी कि उनके साथ में आपने जैसे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये
नहीं नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में ये थे, मैं ब्लैकमेल में थी। ब्लैकमेल में थी, yes, तो वही आप लोगों से इट्स नॉट सवाल नहीं है, जैसे वो प्रोसेस जो आप सारी बात कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा और जानना चाहती हूँ। एक लगता है ना कि वाह वो वहाँ पे है, आज आप यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, बहुत सारे बडिंग आर्टिस्ट हैं जो आपको देख के कि वाह हमें भी ऐसे बनना, दिस इज़ अ जर्नी, वो आपकी हमारी किसी की भी हो सकती है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा। तो मैं इरफान के बारे में एक बात कहूँगी। हालांकि मुझसे काफ़ी सीनियर थे वो जब हमने ब्लैकमेल साथ में की थी, एंड मुझे बहुत ही खूबसूरत एक्टर लगते हैं। बहुत चंद एक्टर हैं इंडस्ट्री में जिनको हु आई लुक अप टू, हम बातें सबके बारे में करते हैं, बट आई थिंक देर आर वेरी फ्यू पीपल दैट वी इंडिविजुअली फील लाइक अरे यार ये बात है, आई वांट टू बी लाइक दैट। सो इरफान श्योरली हैड एज एन एक्टर ही वाज समबडी आई रियली लुक्ड अप टू। बट मैं एक और, ये तो उनकी एक्टिंग की बात है, आप सब ने उनका काम देखा है, एंड गॉड ब्लेस हिज सोल एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं कुछ टाइम इंडस्ट्री में रही भी हूँ, ये बात थोड़ी एक्टिंग से हटके है, लेकिन मुझे ना अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रियंका एंड फॉर अ वाइल नाउ आई थिंक मुझे उस एक्टर के पीछे जो इंसान होता है ना, समहाउ मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इरफान वॉज वन सच पर्सन। हालांकि मुझे इतना वक्त नहीं मिला उनके साथ जितना आई थिंक दीपक ने स्पेंड किया है या मनु ने स्पेंड किया है, लेकिन आई रिमेंबर दैट पर्सन। और वो उस वक्त ब्लैकमेल के टाइम पे अपने सक्सेस की बिल्कुल टॉप पे थे, राइट। मुझे उस इंसान की सिंप्लिसिटी याद है, मुझे उस इंसान की नॉर्मल सी याद है, मुझे उस इंसान का इतना बेफिक्री से, इतना मतलब he was a human being, he was not a star, he was not an actor, he was nothing, he was just there as anyone else, and I think that is the reason he was the actor that he was. He was, अगर आप उनकी एक्टिंग को देखेंगे, जो सहजता, जो सिंप्लिसिटी वो अपनी परफॉर्मेंस में लाते हैं, that was because of who इरफान खान was and what he remained in spite of having so much success. So अगर मुझे कोई बात उनकी याद है और जिसको मैं साथ लेकर चली हूँ, वो ये बात है। आपकी फर्स्ट कहाँ से, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, सब चीज़ें आपने जो क्राफ्ट और कमिटमेंट की अगर अपन बात करें उसके बारे में, क्योंकि जर्नी आप सब लोगों की जर्नी है, तो शॉर्टली अपन एक बार उसको जानना चाहते हैं कि मतलब ठीक है आपने जो मूवीज़ की या जो भी आपका थिएटर वो प्रोसेस वो सब हो गया, बट आपको एज एन एक्टर या किस तरह से आप अपने क्राफ्ट को लेते हैं, उसको लेकर कमिटमेंट क्या प्लस क्रिएटिविटी, इस पर आपके विचार। क्राफ्ट और कमिटमेंट तो मुझे लगता है एज एन एक्टर वो आपके कैरेक्टर्स में ही आता है कि कितने कमिटेड हो आप कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए। फॉर मी, मैं कुछ स्टोरीज़ शेयर करना चाहूँगी बहुत जल्दी। जैसे फॉर एग्जांपल जब मुझे अवली जीजाबाई का कैरेक्टर मिला ऑपोजिट सुबोध भावे इन माय फर्स्ट हिंदी फिल्म संत तुकाराम, तो मेरा जो कमिटमेंट जो था एज एन एग्जाम्पल क्राफ्ट को लेके वो वहाँ से आया कि हाउ कैन आई गो एंड रियली ऑब्जर्व अ विलेज वुमन, कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कैसी रहती है, उनका पर्सोना क्या है, उनकी यूनिवर्स क्या है, क्योंकि वहाँ मैं शीना नहीं प्ले कर रही हूँ, वहाँ मैं अवली जीजाबाई प्ले कर रही हूँ। तो वो क्राफ्ट और कमिटमेंट इन क्रिएशन ऑफ दैट कैरेक्टर, मुझे लगता है वो कनेक्शन और क्रिएटिविटी जो होती है, वो प्रोसेस जो आप एज एन एक्टर गो थ्रू करते हैं, मुझे लगता है इसी के लिए हम जीते हैं जब हम सुबह उठते हैं। सो आई थिंक दैट क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ बीइंग एबल टू ब्रिंग these characters alive, Deepti and all the characters that I have played, even जो मैंने कॉप का रोल प्ले किया है नेक्स्ट, वहाँ पर मुझे ऐसे लगा कि अगर हाउ कैन आई क्रिएट अ कॉप, बिकॉज आई हैव नेवर लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉप। सो जब कमिटमेंट यहाँ पर आया कि व्हेन आई मेट अ रियल लाइफ कॉप, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा प्रोसेस ये है कि हाउ कैन आई मीट रियल लाइफ पीपल, और मैं उनसे क्या मतलब कैसे वो क्रिएटिव प्रोसेस में मैं क्या उनसे ऑब्जर्व कर सकती हूँ, उनको उनका क्या, क्यों वो कॉप, वो क्यों बनी एक पुलिस वूमन, उनकी लाइफ में क्या चीज़ें रहीं, तो वो भी एक पर्सन ह्यूमैनिटी है। और आर्ट इवेंचुअली आई फील इज़
अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, तो जितनी अंडरस्टैंडिंग हमें लाइफ से मिले, जितना हम न्यूट्रल रह सके एंड वी कैन ऑब्जर्व पीपल एंड अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व एंड ब्रिंग दैट एंड क्रिएट characters from that inspiration, that for me is basically being committed to your craft and creating and putting 100% in your characters. मनुज, आप पे आते हैं, स्मॉल बजट फिल्म दिलों तक तो पहुंचती है, पर हमारे आर्ट तक तो पहुंच जाती है स्मॉल बजट फिल्में, पर अगर अपन बॉक्स ऑफिस उनकी बात करें, मतलब ये आप पहले इस पे बात कर चुके हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा जानना चाहूँगी, पर बॉक्स ऑफिस पे इतना नहीं कर पाती है या करती है, उसके बारे में। स्मॉल बजट फिल्म, देखिए बजट अलग चीज़ होती है, कंटेंट अलग होता है। जो फिल्म के अंदर कहना चाह रहे हैं मायने तो उसका होता है। स्मॉल बजट फिल्म इसलिए भी कही जाती है क्योंकि हर चीज़ पैसों को लेकर बचाना, तो फिर पीआर में भी बजट कम हो जाता है। लेकिन अगर आपकी फिल्म अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ अच्छा है, तो वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक छोटी सी फिल्म की थी, सुभाष कपूर डायरेक्टर थे उसके, फिल्म का नाम था फंस गए रे ओबामा। वो छोटी फिल्म थी और जब वो फिल्म हिट हो गई तो मुझे एक जर्नलिस्ट ने माइक आगे रखकर पूछा कि कैसे लग रहा है आपको 3 बड़ी फिल्मों को फ्लॉप करके। तो ये सवाल बड़ा अटपटा था। उस समय एक वेलकम फिल्म बनी आई थी और एक जीते हैं हम शान से, ऐसा कुछ फिल्म थी। 3 फिल्में थी, मुझे याद नहीं है, मैं अपने ही नशे में था तब। तो मैंने उस समय भी बहुत एक सेंसिबल जवाब दिया था, मुझे लगता है वो बहुत सेंसिबल जवाब था कि हमारी जो छोटी फिल्में हैं उनसे स्पॉट बॉय का घर नहीं बनेगा। स्पॉट बॉय का जो घर बनेगा अपना, वो उन बड़ी फिल्मों के हिट होने से बनेगा। अब हमारी और उनकी फिल्मों के बीच में एक पीआर मशीन है, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए भी वही पैसा है, सलमान की फिल्म के लिए भी वही पैसा है, मनु ऋषि के लिए भी वही पैसा है। तो मुझे इस बात की तसल्ली है कि हम तीनों बराबर हैं। लेकिन प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं होता है देने के लिए, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है पीआर के थ्रू, वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए शायद स्मॉल बजट फिल्म्स जो हैं बॉक्स ऑफिस सो कॉल्ड हिट नहीं होती हैं। बट थैंक्स टू ओटीटी, जब वो ओटीटी पे आती हैं। मैंने एक फिल्म की थी लक्ष्मी, अक्षय कुमार थे, मैंने पहली बार किसी बड़े स्टार के साथ फिल्म की थी लक्ष्मी बॉम्ब, बाद में उसको लक्ष्मी दिया गया नाम। उस फिल्म का रिलीज़ हुआ था मेरी एक और छोटी फिल्म के साथ जिसका नाम है दूर के दर्शन, जो बहुत छोटी सी फिल्म थी, बहुत ही मतलब अपने पैसों से ही प्रोड्यूसर ने बना दी थी और वो नेटफ्लिक्स पे दिखाई गई। तो अक्षय कुमार ने मुझे एक बात बोली थी, यार तुम लोग सही हो, पैसे लगाते नहीं हो, फिर भी तुम्हारी रेटिंग 1 पे होती है और हमारी रेटिंग ही नहीं होती है। तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट ही होता है। तो आई थिंक पहुंचाने के लिए, फिल्म को पहुंचाने का एक अलग माध्यम है, वो है पीआर। और ये लोग बहुत क्रूअल हैं यार, सॉरी टू से, ये बहुत क्रूअल है। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी देने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। एक फिल्म बनती है, उससे बेहतर बन सकती है, लेकिन फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं स्टार्स के ऊपर। सुभाष कपूर ने फंस गए रे ओबामा मेरे साथ बनाई, लेकिन जॉली एलएलबी अक्षय कुमार के साथ बनाई। तालियां। तो पीआर इज समथिंग विच आई थिंक वी हैव टू वर्क ऑन। और रिलीज पैटर्न्स होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सो मेनी थिंग्स। तो वो बॉक्स ऑफिस माउथ पब्लिसिटी से ही हम लोग आगे बढ़ते आए हैं। तो कम से कम हमारी फिल्में देखते रहें आप, जहाँ छोटे चेहरे हैं, फॉलो कीजिए हमको, देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक फिल्म है जस्सी वेड जस्सी, छोटी सी प्यारी सी फिल्म है, रणवीर शोरी है उसके अंदर, मैं हूँ, सिकंदर खेर हैं। तो आप प्लीज़ वो देखिएगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आप हम जैसे लोगों का साथ देंगे। इस पे प्रियंका, आई जस्ट वांट टू ऐड, स्मॉल बजट फिल्म्स पे आप इतना निराश मत होइए, हम लोग ज़रूर देखेंगे। नहीं, हम सब देखते हैं स्मॉल बजट फिल्में, पर आप तो देखेंगे, बिल्कुल आप नहीं देखेंगे तो फिर बिल्कुल नहीं, मगर मैं एक उम्मीद की किरण अभी आई है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कंटारा ओरिजिनल देखी होगी, वो स्मॉल बजट फिल्म थी, बट लुक एट वेयर इट इज़ रीच नाउ। ऋषभ शेट्टी ने अब जो प्रीक्वल बनाई है कंटारा चैप्टर 1, सो इट शोज़ कि कभी कभी
ऑडियंस को अच्छी लग जाती है कोई, और वो भी अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन यक्षगान एंड फोक थिएटर जो होता है ना उस तरह का। तो ऑफ कोर्स इट्स अ स्ट्रगल। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में सब गरीब हैं, सब बेचारे स्मॉल बजट वाले हैं, तो हमेशा बोलते हैं हमें रिलीज़ का स्लॉट ही नहीं मिलता। जो ये सुपरस्टार्स होते हैं उनकी सारे मेन शोज़ होते हैं, इनको कोई छोटा सा स्लॉट मिल जाता है जब कोई नहीं आता, या तो सुबह 11 बजे का या रात को 12 बजे का। तो वो इट्स वेरी अनफेयर, इंडस्ट्री इज़ वेरी अनफेयर एंड PR ड्रिवन, दैट्स अ फैक्ट। मगर कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे ऋषभ शेट्टी के साथ हुआ है। ही केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राइविंग भी की है उसने, स्पॉट बॉय का भी काम किया, सब कुछ किया है। उसकी स्टोरी से बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि आप दिल से बनाओ, अच्छी फिल्म बनाओ, हो सकता है अगली बार आपको बिग बजट, और इतनी सक्सेसफुल हो रही है कंतारा जो चैप्टर 1 है, इट्स ह्यूज सक्सेस। सो इट गिव्स अस होप कि स्मॉल बजट भी आगे जाके यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी एंड सबका घर चलेगा उससे। पर मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नाम की एक चीज़ है। सिनेमा हॉल स्क्रीन्स पर फिल्में कैसे रिलीज़ की जाएं, ये एक माफिया है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ इस मंच पे। साउथ में चाहे साउथ का शाहरुख खान हो, चाहे साउथ का दीपक डोबरल हो, मनु ऋषि हो, उनको बराबर की स्क्रीन्स मिलती हैं। अगर कंतारा हिट होती है साउथ में तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही ज़्यादा वो बायस नहीं है, पहली चीज़, और टिकट प्राइसेस कम हैं। और कंतारा का हिंदुस्तान में के इस हिस्से में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नॉर्थ में हिट होना बिना PR के नहीं है। जितना शाहरुख खान की फिल्म में PR किया उतना करना पड़ा उसको भी यहाँ तक दिलों तक पहुँचने के लिए। अगर मैं अभी हाथ उठा दूं तो ऑनेस्टी से इन सब लोगों के बीच में से भी 20% लोगों ने भी कंतारा नहीं देखी होगी। सो इट्स लाइक कि लेट्स डिस्कस बेस्ट गुड फिल्म्स। कभी कभी ये भी हो जाता है, लेकिन छोटी फिल्में बोली जाती हैं, छोटी होती हैं, बजट छोटे होते हैं, रिलीज पैटर्न नहीं मिलता है उनको वो PR नहीं स्ट्रांग मिलता है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो आपका फ्रंट पेज जो है, मुझे अपनी फिल्म को फ्रंट पेज पे डालना है उसके, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंट मीडिया, तो 100 रुपये लगेंगे। शाहरुख खान की फिल्म के 30 रुपये लगेंगे। तो ये तो गलत है ना। तो कैसे छोटी फिल्में सर्वाइव करेंगे? फिर कभी नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, आपकी बात, हम सब की बात की कंटेंट स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा। किसी एक ने देखी तो साथ वाले को बोलेगा बॉस देख के आओ, फिल्म मज़ा आ जाएगा, और फिल्में हिट होती चली जाएंगी। 3 फिल्में। मेरा एक सवाल है आपसे। आप 4 लोग यहाँ पर बैठे हैं कलाकार, चारों का थिएटर बैकग्राउंड है। आप चारों ने कोई ऐसा किरदार निभाया हो जिसे खेला ना हो लेकिन जिया हो, ऐसा कोई किरदार जो आपके दिल के सबसे करीब? सर मैं तो छोटे में बोलूँ आपको, थिएटर हो, सिनेमा हो, OTT हो, मैंने तो अभी तक कोई ऐसा किरदार नहीं निभाया। लोगों को पसंद आया है क्योंकि मैं खुद को ऐड करता जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि चाहे वो लक्की लक्की हो, या बंगाली हो, चाहे अन्नी हो, चाहे तमाम कैरेक्टर हो, उसमें मुझे मनु ऋषि को ज़्यादा पसंद किया हुआ है। और उनको लगता है कि यार ये एक रियलिस्टिक एक्टिंग करता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ मुझे भी ऐसा मिले जीजाबाई जैसा, जिसमें मैं रात दिन उस कैरेक्टर के बारे में सोचूं। अभी तक तो नहीं है, उम्मीद है कि जल्दी मिले। मेरे लिए तो इन्होंने आंसर कर दिया, क्योंकि वो अवली जीजाबाई, संत तुकाराम, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर जो 300 ईयर ओल्ड कैरेक्टर अवली जीजाबाई, और वो आज भी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक ड्रीम रोल था, तो मैं क्यों ना जान दूँ। तो इट वॉज अवली जीजाबाई फॉर मी। कौन सा किरदार? सर सारे, क्योंकि ना सारे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीना ही नहीं आता था, है ना। तो हर किरदार कुछ जीने का कुछ कुछ सिखाते हुए गया है। जितना आता था उसी हिसाब से आप कर पाओगे उसे। तो मैं इसीलिए सारे बोलूँगा, चाहे अनपढ़ था या नहीं आता था, या मतलब इमेच्योर था, वो भी जीने का ही तरीका है। अनरियल हो रहा है वो भी तरीका है ना, कि इस रोल में मैं उतना शिद्दत से नहीं कर पाया, ये उतना ही जीना आता था मुझे। तो इसलिए कहूँगा सारे। तो इफ़ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, आपका मतलब है कि आप वो किरदार
मतलब आपने जिया एज इन टर्म्स ऑफ जैसे बोलते हैं मेथड एक्टिंग किया, बन गए वो किरदार, या व्हाट इज़ द दिस थिंग, आप क्या पूछना चाहते हैं कि उस दौरान मैं वो बन गई किरदार? आपने उसको पर्दे पर निभाया, पर्दे पर निभाया, हाँ? पास में किया हो सर, जीना तो पड़ता है जब आप किसी किरदार पे काम करते हैं, जब आप वो जो टाइम पीरियड होता है, तो मुझे लगता है बिना उतरे ऑल द वे, जैसा दीपक ने कहा, उस टाइम आपकी क्या औकात है एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, आपकी क्या समझ है ज़िंदगी को लेकर, आप उसके हिसाब से उसमें उतरेंगे, लेकिन उतरना तो पड़ेगा। तो आई थिंक उस हिसाब से जैसा दीपक ने कहा, आई गो ऑल द वे, जितनी मेरी समझ होती है, जितना मेरा उस वक्त मेरी बेसिकली समझ होती है एज एन एक्टर, आई गो ऑल द वे। लेकिन इसका अगर वो है कि मैं वो किरदार बन जाती हूँ, क्या मैं उसको घर लेकर जाती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक एज एन एक्टर ये मेरी कोशिश रही है, एंड आई थिंक आई फाइनली बिकम सक्सेसफुल एट इट फॉर अ वाइल, कि मैं मेरे किरदारों को एक्शन और कट के बीच में ही जीती हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ। सो या सिनेमा, ओटीटी, थिएटर की बस लास्ट बस बहुत हो गया, ओटीटी, सिनेमा, थिएटर। बस नहीं, एक चीज़ अभी बात कहानी पे ही है कि मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैंने मुंशी जी को पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने उनकी कहानियों में, उनकी कहानियाँ ग्रामीण रिलेटेड होती थी, गांव से रिलेटेड। तो उनकी कहानियाँ जब आप पढ़ेंगे ना, तो प्रेम, भावना, त्याग, हाँ, तो क्या होते हैं वो समझ में आता है। तो क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी कोई ऐसे कहानी पे बेस्ड चीज़ें बना सकता है क्या, जो रियलिटी में वही हो, जो बोलते हैं ना कि हम मिर्जापुर का दौर है। हम बंदूक तो नहीं रखे हो? एक चीज आप में से कोई भी एक जवाब दे दे कि फिल्में जैसी बनती गई, बढ़ती गई, 8 मिलीमीटर, 16, 35, 70 mm स्क्रीन बढ़ते गए, 100 फुट तक के हो गए। टीवी भी 14 इंच का आया, होते होते आज 56, 58, 60 इंच का होता जा रहा है। ओटीटी 6 इंच का है। ओटीटी 56 इंच का भी है, आप उसे टीवी नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन 99% लोग उसको फोन पे देखते हैं। तो ये जानना था कि जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है और वो ओटीटी पर ही देखी जाएगी, तो क्या वो ये सोचकर बनाता है कि वो 6 इंच की फिल्म बना रहा है? नहीं सर, सिनेमा तो पूरा उसी क्राइटेरिया पे बनता है जिस पे सिनेमा बनता है। एक्टर लेगा सॉलिड, कहानी सॉलिड होगी, कैमरा पूरा सिनेमा का होगा, उसी तरह से लोकेशन होगी, ट्रीटमेंट होगा, प्रोडक्शन बजट सब ऐसे ही होगा। बनता सब सिनेमा के लिए है। लेकिन ओटीटी पे क्या है कि उनको छोटे छोटे पीस बनाने आ गए हैं। मतलब जो फ़ोन वाला जो बोल रहे हैं, वो क्लिप बनाते हैं बहुत सारे, एक एक डायलॉग की, एक एक इसकी मीम की, एक एक उसकी है। तो वो कंप्लीट फिल्म वो कंप्लीट ही बनी है, सिनेमा के लिए ही बनी है या ओटीटी के लिए बनी है, टीवी के लिए, टीवी पे देख लीजिए आप, तो फिल्म तो पूरी बनी है। दीपक, आई कैन ऐड टू दैट। मैं बताती हूँ आपको, क्रिस्टोफर नोलन एकमात्र डायरेक्टर ऐसा है जिसने डनकर्क 3 अलग अलग बनाई, आईमैक्स के लिए अलग, टीवी स्क्रीन के लिए अलग और नॉर्मल जो स्क्रीन है उसके लिए अलग। कुछ डायरेक्टर्स अभी भी बहुत सेंसिटिव है इसको लेके, बिकॉज दे फील मेरी फिल्म ना वैसी ही दिखनी चाहिए जैसी मैंने शूट की है। तो क्वेंटिन हर कोई मेहनत नहीं करता, सेल्यूलॉइड पे शूट करते हैं क्वेंटिन टैरेंटिनो। हाँ बिल्कुल, टैरेंटिनो और नोलन अभी भी शूट करते हैं सेल्यूलॉइड पे। तो ऐसे डायरेक्टर्स को सचमुच सलाम करना चाहिए जो मेहनत करके देखते हैं कि ऑडियंस भी वही देखे जो मैंने बनाई, ना कि वो कट के बिल्कुल अलग। सर, लेकिन एस्पेक्ट रेशियोज जो हैं टेक्निकलिटीज़ में ओटीटीज़ पे चेंज होते हैं व्हेन यू आर शूटिंग, ये टेक्निकल पार्ट है। ऑल्सो मैंने सुना है, देखा है कि बिकॉज इट्स फॉर अ स्मॉलर स्क्रीन, आप लॉन्ग शॉट्स की जगह लोग चाहते हैं कि ज़्यादा क्लोजअप्स हों,
हम ज़्यादा करीबी से देखें। तो जो लॉन्ग शॉट्स आपको बड़े पर्दे पे दिखते हैं थोड़े जिसमें मज़ा आता है, यहाँ पे बिकॉज इट्स अ स्मॉलर स्क्रीन थोड़े क्लोजअप्स पे और थोड़े क्लोजर शॉट्स पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। सो दीज कपल ऑफ थिंग्स आई एम अवेयर ऑफ। That is granted. But cinema was never made to be seen on 6 inches. Yes, correct. Yeah, that we all agree with, sir. सिनेमा जब आपको देखना है सर, तो आप सिनेमा हॉल ही जाइए, पॉपकॉर्न की खुशबू और समोसे के साथ इसको एक कंटेंट है, तभी वो OTT में या फोन पे आपके लिए दिया जा रहा है कि आप नशा करिए और एक नया धंधा खुलेगा और क्या। पहले तो आपने जो कहा बॉलीवुड, such a beautiful thing that you said, because that is synonymous to intellectual bankruptcy. That entire word is intellectually bankrupt. Secondly, आप लोग अगर नहीं होते तो I'm a dentist for one living. I have practiced dentistry for 25 years. मैं established actors को सुनने देखने नहीं आता। देखिए, ये गुफ्तगू थी किरदार और कहानी के बीच में। एक शेर पढ़ा था इन्होंने शकील जाज़िब का, वैसा ही एक शेर और शकील जाज़िब का है कि अब तक तो कहानी को चलाते रहे किरदार मगर हमें कहानी के हवाले। सारे किरदार सब कहानी के हवाले किए जा चुके हैं, आप इस गुफ्तगू के हवाले किए जा चुके हैं। अगले साल इस तशनगी को बरकरार रखिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। हाथ उठाते रहें, कुछ मिलेगा नहीं, माइक बंद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। एक सेकंड तशरीफ रखिए। सोनी साहब ज़रा आ जाइए एक मिनट के लिए। एक खोया हमारा गिफ्टिंग पार्टनर है, दिवाली गई है तो एक छोटा मिठाई का डिब्बा आप लोग लेके जाइएगा। ये 2 लोग हमारे साथ, हमारी बड़ी सिस्टर हैं, वो हमारे साथ इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, तो ये तो रहेंगी कल भी। जो दाऊद साहिबा भी कल रहेंगी। 4 लोग भी कल रहने की उम्मीद की जा सकती है। मिठाई आज दे देते हैं सर। दीपक भाई छोटा सा ये इधर हेमंत जब लाल बैठे हैं उनको बुला लो। हेमंत सर आप भी ज़रा सा तशरीफ़ ले आएँ। जाओ दो तो हमको पकड़ाए दे लगा यहाँ से ले रहा है। और ये डिब्बा ये मेरे बैचमेट से। एक सेकेंड। शीना आ जाए। वो मैं देख रहा था बैठे बैठे। आ जाइए, तस्वीर के लिए आ जाइए।